लो फिर से आ गए एक नए दोस्त के साथ। चलो आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग संरचना। भारत में बैंकिंग संरचना कैसी है, कैसे भारत में बैंक हैं, किस तरह के बैंक हैं, है ना, कौन कौन से बैंक हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे मेनली। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं। चलो भारत में जो बैंक होते हैं ना, वो भारत में अनुसूचित बैंक। फर्स्ट हम बैंकिंग संरचना, भारत के अनुसूचित बैंक कौन कौन से भारत के पास शेड्यूल बैंक हैं, उन कौन कौन सा टाइप है। भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, पहले हम लोग बात करेंगे वाणिज्यिक बैंक के बारे में। दूसरा हम लोग प्रकार देखते हैं सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। और तीसरा बोलता है अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो भी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक, है ना, निजी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन कौन से आते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक, निजीकृत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना, रीजनल रूरल बैंक जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करते हैं सहकारी बैंक के बारे में। सहकारी बैंक में राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ, इसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देखो ग्रामीण सहकारी ऋण संस्था, शहरी सहकारी ऋण संस्था। इसके अंतर्गत भी दो आते हैं। ठीक है, जो अल्पकालिक के लिए ऋण देती है उनको अल्पकालिक संरचना, और जो दीर्घकालिक के लिए ऋण देती है दीर्घकालिक संरचना। इसके अंतर राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। और दीर्घकालिक में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बहुत बड़ा नाम है, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बारे में, है ना, अखिल, मेरे को पता है कि किसी को कुछ याद नहीं हुआ होगा। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान में नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम, एक्जिम ऐसे लिखते हैं शायद, EXIM, एक्जिम, है ना, एक्जिम बैंक, एक्जिम बैंक और IDBI, इडबी एक है, तो सिडबी एक होता है इडबी। ठीक है, टोटली एक बार फिर से रिपीट करते हैं बहुत ही क्विक रिकैप के साथ। 3 प्रकार की भारत में संस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, देखो एक अनुसूचित के अलावा एक अनुसूचित होता है, एक अनुसूचित होता है ना। ठीक है, जो अनुसूचित नहीं होता मतलब शेड्यूल नहीं होता, नॉन शेड्यूल या अनशेड्यूल जिसको बोलते हैं, वो महाजन टाइप में हो गया, वो सबको कोई मतलब नहीं है ना, वो सबको इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, तो वो मतलब अनुसूचित में नहीं आता है। हम लोग को मेनली अनुसूचित टाइप से पता था। अनुसूचित में भी जो होता है ना, 2-3 तरह के होते हैं। एक वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल बैंक जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक सहकारी बैंक जिसको कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान मतलब ऑल इंडिया लेवल पर जो है एक वित्तीय कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सॉरी वित्तीय इंस्टीट्यूशन है पैसा देने के लिए। ठीक है, अब उसमें अनुसूचित में देखो, अनुसूचित में जो है मतलब वाणिज्यिक बैंक जो है देखो वाणिज्यिक बैंक तो ये भी तो हो सकता है ना भाई, निजी वाणिज्यिक बैंक को बहुत सारे ऐसे जो है पर्टिकुलर अपने फायदे के लिए, जो मतलब पैसे कमाने के लिए, कमर्शियली करने के लिए बैंक बनते हैं ना, तो वो निजी बैंक हो गए। कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाएंगे, है ना, जैसे RBI क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। फिर कुछ क्षेत्र, छोटे क्षेत्र पर, जैसे ये हो गया तुम्हारा निजी, एक तरह से समझ लो कि ये राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, राज्य स्तर पर हो गया, एक तरह मजाक के लिए समझ लो, एक ये क्षेत्रीय स्तर पर हो गया, है ना। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया गाँव के लिए। और एक जो है यहाँ पे फिर अखिल भारतीय में सीधा जोड़ दो, अखिल भारतीय में एक नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया और इडबी हो गया, एक्जिम बैंक हो गया, इडबी ये है रे। तो ये यहाँ पे 2 तो खत्म हो गया। अब एक बचा जो सबसे भयंकर टाइप का, जिसका क्लासिफिकेशन था, उसमें राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ आता है। ठीक है, राज्य सहकारी बैंक मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उसका संघ आता है। अब उसमें भाई 2 तरह के होता है ना भाई, स्टेट में भी तो 2 होते हैं ना, एक शहरी होता है और एक ग्रामीण होता है। तो एक ग्रामीण सहकारी बैंक हो जाएगा और एक शहरी कोऑपरेटिव बैंक हो जाएगा और एक ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक हो जाएगा ना। अब ग्रामीण वालों को देखो, ग्रामीण वालों को ही अल्प अवधि या दीर्घ अवधि चाहिए, क्योंकि उन्होंने मान लो जैसे कि बीज खरीदना है ना, जैसे मान लो कि उनको बीज खरीदना, तो अल्प अवधि वाला संरचना से वो लोन लेगा। अब उनको कोई जमीन पट्टे पे लेनी है जिसके लिए मान लो 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो ये भाई ये चुकाते चुकाते काफी समय लग जाएगा, तो उनको दीर्घ समय वाला चाहिए। ठीक है, और एक जैसे मान लो बीज खरीदना है, तो मान लो 50-60 हजार में या 40 हजार में हो जाएगा ना, तो 50 हजार में, ठीक है, सॉरी 50 हजार इधर ज्यादा बता दिया, इधर हाँ 10 लाख बताया, इसे इधर मैंने 10 लाख बताया, 10 लाख और इधर 50 हजार, तो ये छोटा वाला लोन हो गया। ठीक है, तो छोटा वाला अल्पकालीन के लिए हो जाएगा, बड़ा वाला वहाँ पे। अब उसके अंतर में कौन कौन से हैं, देखो राज्य सहकारी बैंक, राज्य के आगे सहकारी बैंक आगे सीधा राज्य जोड़ दो, फिर सहकारी बैंक तो रहेगा, फिर केंद्र, जिला और केंद्रीय दोनों डाल दो,
भाई देखो राज्य तो आ गया, केंद्र नहीं आया तो केंद्र यहाँ आ जाएगा, जिला आगे लगा दो, ठीक है। फिर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, मतलब जो है प्राइमरी रूप से वो एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये तुम्हारे दीर्घकालीन में क्या आ जाएगा कि राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। फिर जो है क्या ना, प्राथमिक सरकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये भी हो सकता है। और भी कई कई बैंक होते हैं, जैसे क्षेत्रीय बैंक, विकास बैंक, है ना, और भी है, ऐसा नहीं है, और भी क्लासिफिकेशन टाइप है, पर मेरे पास अभी तो यही है। बाद में जब मेरे पास आएगा तो मैं उसके बारे में भी जरूर इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। फिर ये तो हो गए भाई क्या बोलते हैं, वित्तीय संस्थान। अब कोई 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 होता है जो बैंक भी नहीं होते पर जो वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, बैंक भी नहीं है और क्या बोलते हैं कि जैसे कि एक सिंपल एक गर्ल जो होती है, कोई गर्ल कोई भी लड़की जो है ना, जैसे कि वो बीवी भी नहीं है, वो बीवी भी नहीं है, परंतु आपके साथ उसके साथ मतलब अच्छी खासी बात होती है, या तो वो आपके फ्रेंड बोल सकते, गैर बीवी बोल सकते उसको, गैर बीवी बोलोगे ना, है ना, तो वो क्या हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, जैसे इस टाइप में, तो है ना। तो ये ये है, देखो ये बैंक नहीं है पर बैंक वाला काम करते, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन बैंकिंग पर बैंक नहीं है, फिर भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो क्या बोलेंगे, गैर बैंकिंग फाइनेंशियल यानी इंस्टीट्यूशन जो भी है, फंसा दे कभी कभी मैं खुद ही, ठीक है। गैर वित्तीय संस्थाओं के तहत विविध प्रकार की वित्तीय संस्थाएं आती हैं, इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों का विनियमन या पर्यवेक्षण करता है, ठीक है। ऑल इंडिया भारतीय वित्तीय संस्थाएं, ठीक है, गेल के अंदर 3 आती है, इसने बताया कि कौन कौन सी, आप देखो इसके अंदर लेके आओ इसको, ठीक है। गैर बैंकिंग में आता है, चलो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं होगी एक, और एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होगी एक, प्राथमिक डीलर हो गया, ठीक है, प्राथमिक डीलर, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखो क्या होता है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, मतलब वो वित्तीय संस्थाएं जो भारतीय आयात निर्यात बैंक, जैसे कि फिर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड जिसको बोलते हैं, तो नाबार्ड क्या नॉन इंस्टीट्यूशनल है क्या, मतलब नॉन बैंकिंग में आता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यही तो होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हाँ, राष्ट्रीय आवास बैंक, फिर राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये सिड भी इसमें भी डाल दिया है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर जमाएं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जमाएं स्वीकार ना करने वाली गैर वित्तीय कंपनियां, इसमें ये 2 टाइप से आता है ना। चलो हम लोग बात करते हैं एक बार जो भी है, देखो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, अब हम लोग बात करते हैं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बारे में। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत विकास वित्त संस्थाएं तथा निवेश संस्थाएं शामिल होती है, कौन सी पूरे मतलब अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के अंतर्गत विकास वित्त संस्थाएं और निवेश संस्थाएं शामिल होती है। ये संस्थाएं वित्तीय बाजार में प्रमुख भूमिका अदा करती है, सही बात है, वित्तीय बाजार में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वर्तमान में 4 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्णतः विनिमय और पर्यवेक्षण के अधीन है। कौन कौन सी है वो देखो, आयात बैंक जिसको एग्जिम बैंक भी बोला जाता है, ठीक है, भारत आयात निर्यात बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिसको बोलते हैं ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, एग्जिम, अच्छा एक्स है ना, क्या बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो इसी को बोलते हैं, इसमें भारत का निर्यात आयात बैंक, ठीक है, इसी को बोलते हैं एग्जिम बैंक। और ये हो गया तुम्हारा, फिर नाबार्ड, है ना, ये संस्था है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो पूर्णतः मतलब इस पर करता है, मतलब इसको ध्यान रखता है। फिर जो है राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, NHB, और एक होता है भारतीय जो सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, ये याद रखना। इन चारों पे क्या करती है ना सरकार एकदम पूर्ण निगरानी रखती है आंखें फाड़ के। नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग, वे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां जो होती है ना, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, बैंक भी नहीं है पर फाइनेंस की मतलब पैसा प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है, वैसी कंपनियां होगी। कंपनी अधिनियम 1956, ठीक है,
1956 के अंतर्गत पंजीकृत वे सभी कंपनियां जिनका मुख्य कार्य ऋण उपलब्ध कराना है। जैसे मान लो वो लोन दे रहे हैं ना, जैसे आज तुम देखोगे कि बजाज फाइनेंस, बहुत सारा अडानी ग्रुप से ऐसे करके बहुत सारा होता है ना, वो सब पैसे प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोन मतलब कुछ ब्याज तय होता है, उस ब्याज के आधार पर वो पैसे लेते हैं। ठीक है, उपलब्ध कराना विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां, बीमा कारोबार, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, चिट फंड संबंधी कारोबार आदि में निवेश करना, ये सब इनका क्या काम होता है कि जैसे कि विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां सरकार द्वारा जारी की तो उसमें पैसा लगा दिया इन्होंने, उसमें पैसा लगा दिया तो सरकार जब वापस लेगी, जैसे मान लो उन्होंने 100 रुपये की चीज़ को 80 रुपये में खरीदा है ना, 100 रुपये की चीज़ को 80 रुपये में खरीदा है और सरकार जब लेगी तो उसे 100 रुपये देगी, है ना, तो 20 रुपये का उसका फायदा हुआ ना। तो ये सब इन्हीं का काम होता है कि प्रतिभूतियां खरीद लेना, बीमा कारोबार, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, चिट फंड आदि संबंधी कारोबार में ये निवेश करती है। क्या करती है? ये निवेश करना इनका काम होता है। विभिन्न प्रकार से जमाएं स्वीकार करना हो उससे गैर बैंकीय वित्तीय कंपनी का मन, है ना, और विभिन्न प्रकार से जमाएं स्वीकार, पैसा भी स्वीकार कर सकती है। ठीक है, सामान्य शब्दों में ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो बैंक नहीं है किंतु वे जमा राशि स्वीकार करती है। देखो वो बैंक तो नहीं है, परंतु जब कोई पैसा आ रहा है, जैसे मान लो इधर से कोई पैसा आ रहा है तो वो स्वीकार कर ले, बोलो लाओ पैसा, कोई दिक्कत नहीं, जमा राशि को स्वीकार करती है वो लोग। ठीक है, इस तरह बैंक की तरह ऋण सुविधा प्रदान करती है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहलाती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मांग स्वीकार नहीं कर सकती। हाँ, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती। ये मांग जमा में और इसमें क्या अंतर है ये भी देखो मांग जमा जो होता है ना, ठीक है, तो पता चल गया मांग जमा क्या होता है। मांग जमा जो है, बस ये ध्यान रखना कि मांग जमा ये स्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, राशि तो ये स्वीकार कर लेगी, जमा राशि ये स्वीकार कर लेगी। ठीक है, जमा राशि ये स्वीकार कर लेगी, परंतु अगर मांग जमा करना बोलोगे तो ये नहीं स्वीकार कर सकती। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ना तो डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकती है, ना ही इसके द्वारा चेक जारी किए जा सकते हैं। तो मतलब देखो, ना तो ये मांग जमा को लेके ये नेगेटिव है, डिमांड वाले को लेके ये नेगेटिव है, मतलब डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकती, ना ही ये चेक जारी कर सकती है, इनकी औकात नहीं है ना ये सब चीज़ों की। ठीक है, ये याद रखना। भारत में गैर बैंकिंग कंपनियों में विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं जिनमें निवेश कारोबार, बीमा कारोबार, चिट फंड, व्यापार बैंकिंग, वैकल्पिक निवेश आदि सम्मिलित है। इसके अंतर्गत, है ना, ये देखो सिंपल है, इसमें कोई भी जैसे कि भाई पैसा जो है, जिसके पास पैसा है, जैसे कि भाई निवेश कारोबार, कहीं पे पैसा लगाने के लिए निवेश कर देंगे। ठीक है, तो फिर जैसे कि मान लो जहाँ निवेश करेंगे ना, तो जैसे मान लो 80 निवेश करेंगे तो बाद में इनको आते टाइम में इनको 90 या 100 रुपये हो जाएगा, तो ये फ़ायदा हो गया इनको। ठीक है, ये इनको एक फ़ायदा हो गया। ठीक है, फिर बीमा कारोबार में ये है कि जैसे कि मान लो बीमा वाला हो गया, तो बीमा वाला तुमसे पैसा ले लेगा ना भाई, है ना, ये सब जो पैसे इकट्ठा करते हैं फिर कहीं और सेट कर देते हैं इसको। फिर चिट फंड वाला हो गया, फिर व्यापार बैंकिंग हो गया, फिर वैकल्पिक निवेश हो गया, मतलब कुछ जगहों पर निवेश करता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना, है ना, जो भी उत्पादक क्षेत्र है जैसे एग्रीकल्चर, इन सबको जो है ना ये पैसे प्रोवाइड करना, ये भी इनका काम होता है ना। देश की मूलभूत वित्तीय, ये क्या करते हैं कि देश की वित्तीय मूलभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु संस्थाओं की स्थापना करना, किफायती वित्तीय सेवाओं को सुलभता बढ़ाना और वित्तीय शिक्षण और साक्षरता को बढ़ावा देना। वित्तीय मध्यवर्ती संस्था होने के कारण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बचत एवं निवेश समुदाय की परस्पर एक साथ लाने में कार्य में लगी हुई है, बचत और निवेश को, ठीक है, एक साथ में लाने में लगी हुई है। वित्तीय समायोजन, ठीक है, वित्तीय समायोजन में गैर बैंकिंग कंपनियां की एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि ये एक व्यापक क्षेत्र की वित्तीय गतिविधियों को पूर्ण करती है, विशेष रूप से जहां वाणिज्यिक बैंकों की मौजूदगी सीमित होती है, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग जैसे क्षेत्रों में समावेशी वृद्धि को ये क्या करती है, एमएसएमई जो है ना, मैं बता रहा हूँ एमएसएमई जो है यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छा मतलब वर्क करती है, ये बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि मान लो कि उसके क्या रोल है। ठीक है, लघु व मध्यम उद्योग जैसे क्षेत्रों में समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन करने में गैर बैंकिंग कंपनियों को महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने की संभावना है। रिजर्व बैंक के अनुसार
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को मुख्यतः दो श्रेणियां होती है, एक जमा स्वीकार करने वाली और एक जमा स्वीकार ना करने वाली। ठीक है, दोहरे नियंत्रण से बचने के लिए एनबीएफसी की कुछ श्रेणियां यथा वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट फंड यानी सेबी द्वारा पंजीकृत एवं नियंत्रित, इंश्योरेंस कंपनी इरडा द्वारा पंजीकृत एवं नियंत्रित, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, भारतीय आवास बैंक द्वारा विनियमित, निधि कंपनी राज्यों द्वारा विनियमित। ठीक है, देखो अब जो इरडा, देखो सिंपल बात है कि जो कैपिटल वेंचर कैपिटल फंड और मर्चेंट फंड है, इसको जो है सेबी, ये सेबी द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, याद रहेगा, वेंचर कैपिटल फंड हो चाहे मर्चेंट हो ना, वेंचर मर्चेंट ये सब जो है सेबी, इस पे सेबी का नियंत्रण है। ठीक है, याद रहेगा। और इंश्योरेंस वाले पर इरडा का है ना, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट वाला है ना, वो सब इरडा द्वारा पंजीकृत होते हैं। या हाउसिंग फाइनेंस वाला, वो जो हाउसिंग बैंक होता है ना, आईबीएस इंडियन हाउसिंग बैंक, ऐसे राष्ट्रीय नेशनल नेशनल हाउसिंग बैंक जो है उसके द्वारा पंजीकृत होंगे। फिर विनिधि कंपनी जो होता है राज्यों द्वारा विनियमित किए जाते हैं इनको। आदि के विभिन्न नियामकों द्वारा विनियमित किए जाने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण से बाहर रखा गया। इन सब को देखो, ये सब जो है, ये सब क्या है कि जैसे ये सब जो है ना, ये तुम्हारा आरबीआई के नियंत्रण से बाहर है, ये सब नियंत्रण के बाहर रखा गया। किसको? जैसे कि भाई जो कोई बोल देगा इंश्योरेंस कंपनी से, क्या इंश्योरेंस कंपनी को ये करती है? नहीं, ये नियंत्रित नहीं करती है, इसको इरडा करती है। ठीक है, फिर जो मर्चेंट बैंक है उसको करती है? नहीं, उसको सेबी करता है। क्या नाम है, वेंचर कैपिटल फंड जो होता है, वेंचर कैपिटल फंड जो है ये तुम्हारा, उसको क्या नाम है, ये कंट्रोल करता है सेबी। और मर्चेंट बैंक है उसको भी वही करता है। इस तरह से जो है ना, ये मतलब इसको थोड़ा सा अलग कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, उनके लिए लोकपाल योजना क्या थी, है ना। लोकपाल क्या लिखा है, देखो, ओम्बडसम स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग कमर्शियल कंपनीज। देखो फरवरी 2018, बहुत गर्मा गर्म है, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, फरवरी 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आइए आपका इंतजार था। ठीक है, आइए के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के में पंजीकृत गैर बीमा मतलब बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं के विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल योजना, मतलब ये जो तुमको पता है एनबीएफसी तो जो है ना एक नंबर की मादरचोद कंपनी होती है। ये सब जो है ना इसमें बहुत शिकायत होती है। इसका जो है ना बहुत घटिया इनका चीज़ होता है ना, इनका रेट जो होता है बहुत ज़्यादा अनफेयर होता है। ये है ना, इसमें पैसा इससे लेना मतलब अपने आप का चूतिया काटना है। अगर आप 400 रुपये लोगे ना तो वो आपसे 800 रुपये भरवा लेंगे। मतलब अगर आपने 10,000 का लोन लिया ना तो वो आपसे 20,000 रुपये भरवा लेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होता है एनबीएफसी से। ऐसे लोग कहते हैं बस। ठीक है, मैंने देखा है भाई, है ना, भुगत चुका है इसके वो क्या बोल शिकार है। इसको कट कर देना। के विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल योजना शुरू की है। ठीक है, ये योजना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा, देखो जो भी एनबीएफसी है ना, एनबीएफसी जो है उनमें जो भी शिकायतें करनी है ना तो वो लोकपाल उसी के लिए है। क्योंकि ये लोग जो बहुत चुतियाँ काट रहे थे, लोग बहुत शिकायतें आ रही थी, फिर बोले कि इनका चुतिया काटते हैं लोकपाल से। ठीक है, लोग डोग पाल के लोग दूसरों को बचाते हैं, ये लोकपाल एनपीएफसी को काटेगा। ठीक है, कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली उन सेवाओं की कमी से संबंधित मुक्त लागत मुक्त एवं तीव्र शिकायत समाधान उपलब्ध कराएगी। शुरुआत में यह योजना सभी जमा राशि स्वीकार करने वाले गैर वित्तीय, पहले सब पे लगा दिया, जो भी जमा राशि स्वीकार करते हैं सब पे लगा दिया। ठीक है, शुरुआत में यह सभी जमा राशि स्वीकार करने वाली गैर वित्तीय कंपनियों पर कवर करेगी। एनबीएफसी लोकपाल कार्यालय 4 मेट्रो केंद्रों होगा, जैसे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली। सेम टू सेम वही यही है। आरबीआई का भी है ना, आरबीआई का भी यही है, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई और नई दिल्ली, यहाँ पे भी आरबीआई का ही है। ठीक है, और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ध्यान रखना। ठीक है, याद रहेगा। चलो बढ़िया। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक
इस योजना का विस्तार कर सकता है। ठीक है, इस योजना में अपील व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत शिकायतकर्ता एनबीएफसी के बारे में, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसका मतलब है ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। एनबीएफसी के पास विकल्प रहेगा कि वह लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपीली प्राधिकार के पास अपील कर सकता है। मतलब यह कुछ कोई खास नहीं है, मतलब उससे ऊपर भी कोई है, उससे ऊपर दूसरे के पास वो जा सकता है एनबीएफसी कंपनी खुद। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमरी डीलर क्या होता है। प्राइमरी डीलर्स मतलब वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, सेटिंग वुटिंग करवाते हैं, होता है ना। अबे नाजिम दल्ले वो नहीं सुनने इधर एक तरह से ये भी वही है कि ठीक है, देखो अभी सुन लो, समझ लो। तो प्राइमरी डीलर भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत ऐसी संस्थाएं हैं जिसके पास सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदने और बेचने का लाइसेंस होता है। ठीक है, जैसे सरकार, जैसे मान लो है ना सरकारी प्रतिभूतियाँ, जैसे मान लो ये बैंक ने, जैसे मान लो सरकारी प्रतिभूतियाँ, ये सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं, तो ये जो आदमी है ना, ये तुम्हारा क्या है, इसको लाइसेंस प्राप्त है। देखो इस आदमी का नाम रख देते, चलो कुछ नाम रखो यार, आज नाम रखो इसका, है ना। ये जो सरकारी प्रतिभूति है ना, अब यही जो है ये आदमी का नाम है, चलो इसका नाम रख देते नाजिम दल्ला, नाजिम दल्ले, ये नहीं सुना नाजिम दल्ले, ये नाजिम दल्ला जो है दल्ले। ठीक है, ये जो है यही जो है ये क्या है, लाइसेंस इसके पास। ये बोला कि भाई मेरे पास लाइसेंस है। ठीक है, लाइसेंस है, इस लाइसेंस के बदले ये प्रतिभूतियाँ खरीद सकते हैं। लाइसेंस है इसके पास, सरकार ने इसको दिया कि तुम खरीदो ये प्रतिभूतियाँ, आगे सेटिंग करवाओ। ठीक है, जिनके पास सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का, सिर्फ खरीदने का, तो सिर्फ खरीदने का होगा तो फिर बेचेगा नहीं तो क्या करेगा, उसका थोड़ी कोई अचार बनता है या पापड़ का सब्जी बनाएगा उसका। ठीक है, तो लाइसेंस खरीदने और बेचने दोनों का होता है। ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे भारतीय रिजर्व बैंक से क्रय करती है। रिजर्व बैंक आया, जैसे रिजर्व बैंक, ये रिजर्व बैंक है, यहाँ से ये निकला। ठीक है, और ये यहाँ पर टकलू बैठा है, क्या बताया नाम, बताया ना नाजिम दल्ले, बोला कि लाओ दाओ लो कर लिए। ठीक है, इसको ले जाएगा, बोले कि ये लो, इसे जिसका भी जितना भी पैसा, मान लो 100 रुपीज़, इसका 100 रुपीज़ जो है बैंक के पास आ गया और बैंक से सरकार के पास चला गया, और ये इसके पास आ गया, ये फिर आगे बेच देगा, सल्टा देगा, इस तरह से ना क्रय करती है। और अन्य विक्रेताओं को उन्हें पुनः विक्रय कर देती है। ठीक है, जैसे इसने 80 में खरीदा, आगे 90 में बेच दिया है ना, तो इसका 10 रुपये तो बचा है ना, तो वो फिर 90 में फिर खरीदेगा, फिर सरकार को फिर से 100 में बेच देगा, तो उसका 10 रुपये बच जाएगी, इस तरह से। इस प्रकार प्राथमिक डीलर सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक बाजार का निर्माण करता है। मतलब इसने क्या मार्केट निर्माण कर दिया, लेके आ गया, मान लो 10-20 को खरीद के, तो सबको बोलेगा एक तुम ले लो, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो, एक तुम लो, 10% फायदा है, मतलब 10% मैं रख रहा हूँ, 10% तुम रख लेना। ठीक है, 1 जुलाई 2016 की स्थिति के अनुसार 2016 बहुत पुराना डाटा बता रहा है। देखो 1 जुलाई 2016 की स्थिति के अनुसार, ठीक है, कुल 21 प्राथमिक डीलर है। कुल दल्ले कितने हैं, 21 प्राथमिक प्राइमरी डीलर है, ध्यान रखना, प्राइमरी दल्ले हैं। ठीक है, जिनमें से 14 बैंक है, सॉरी जिनमें से बैंक भी 14 है, और शेष जो है गैर बैंक निकाय है, मतलब एकल पीढ़ी है, यानी केएल पीढ़ी नहीं भाई, एकल पीढ़ी। ठीक है, प्राइवेट जो है, प्राइवेट है ना, गैर बैंक। ठीक है, और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत है। 7 जो है गैर बैंकिंग निकाय हैं, और वो 7 ही गैर बैंकिंग एनबीएफसी के रूप में मतलब पंजीकृत है। 7-14 तो बैंक है इसमें से। ठीक है, ये बैंक ही मतलब खरीदते हैं और बेच देते हैं। तो 21 प्राइमरी डीलर है, ये ध्यान रखना, जिसमें 14 बैंक है और 14 बैंक नॉन बैंक है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आज हम लोग अपना रखते हैं कि टोटल जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग ने क्या क्या, एक जो क्या बोलते हैं प्रकार क्या क्या था बैंक का, और एनबीएफसी किसको बोलते हैं, जैसे कि किस पर कंट्रोल, जैसे मान लो कोई बोल देगा कि नाबार्ड का आरबीआई पे कंट्रोल है क्या, है ना, तो नाबार्ड का तो आरबीआई पे कंट्रोल है, ध्यान रखना। पर अगर कोई बोल देगा कि जैसे कि इरडा, जैसे कि मान लो कि इंश्योरेंस कंपनी पे, तो वो डायरेक्टली वो उस पर नहीं है, वो इरडा के अंतर्गत आता है ना, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, चलो थैंक यू।